मास्टर स्ट्रोक में अब पड़ताल उस इंटरनेशनल साजिश की करनी है जिसका मंसूबा भारत की डेमोक्रेसी को डायरेक्ट जिहाद से खत्म करने का है। यह साजिश पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की है, जिसके पटना मॉड्यूल का पर्दाफाश होने के बाद अब यह सनसनीखेज सच सामने आ गया है कि पीएफआई अपने प्लान ग़ज़वा-ए हिंद का पूरी तरीके से एग्जीक्यूशन करने की तैयारी में थी और इसके लिए कई मुस्लिम देशों से उसके तार जुड़ चुके थे। पीएफआई के तार जिन इस्लामिक मुल्कों से जुड़ने का सुराग मिला है वो वही मुल्क है जहां इस्लामिक कट्टरपंथी मौजूद हैं। उनकी जड़ें वहां पर बेहद गहरी है और पीएफआई का प्लान ग़ज़वा-ए हिंद सिर्फ कागजों पर ही नहीं था, इसे अंजाम देने की तैयारी जोर शोर से की जा रही थी। सिर्फ बिहार में ही 1 दर्जन से ज्यादा ब्रेन वॉश फैक्ट्रीज खोली जा चुकी है। मास्टर स्ट्रोक की इस रिपोर्ट में पहले हम पीएफआई की ब्रेन वॉश फैक्ट्री की पड़ताल करेंगे। आप भी एक नजर देखिए। डायरेक्ट जिहाद, तुर्की तक तार, ब्रेन वॉश फैक्ट्री। सूत्र बता रहे हैं कि यहाँ पर बाहर से दूसरे राज्यों से लोग आए थे और यहाँ पर युवाओं को ट्रेनिंग देते थे। 12,000 जिहादी तैयार और 2047 ग़ज़वा-ए हिंद का प्लान। ये उस साजिश की हाइलाइट्स हैं जिसमें डायरेक्ट जिहाद से डेमोक्रेसी को खत्म करने का प्लान था और मकसद अगले 25 साल में हिंदुस्तान को ग़ज़वा-ए हिंद में बदल देना। पटना में पीएफआई के जिस टेरर मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है उसके जड़ों में भारत विरोधी साजिशों का जखीरा मिला है। इन साजिशों की कड़ियां भारत के कई राज्यों में तो फैली हुई हैं ही, ताजा जांच में इसके तार दुनिया के कई देशों से भी जुड़ गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में पता लगा है कि पटना के पीएफआई टेरर मॉड्यूल का कनेक्शन तुर्की, यमन, बांग्लादेश और पाकिस्तान से जुड़ा था और इस कनेक्शन की कड़ियां बेहद गहरी हैं। इस कनेक्शन की कड़ियां जुड़ती हैं इस व्हाट्सएप ग्रुप से जिसका नाम है ग़ज़वा-ए हिंद। इसी व्हाट्सएप ग्रुप में 2023 से डायरेक्ट जिहाद की बात कही गई है और जंग छेड़ने का भी ऐलान किया गया है और ये ऐलान खोखला नहीं था क्योंकि इसकी तैयारी जोर शोर से थी। इसके लिए बिहार में कई जगहों पर बच्चों के ब्रेन वॉश की फैक्ट्री खोली गई थी। अब तक की जांच में पुलिस को बिहार के 13 जिलों में मदरसे के नाम पर ब्रेन वॉश फैक्ट्री का पता चला है। इसमें बेरोजगार युवाओं को धर्म के नाम पर बरगलाया जाता था और फिर उन्हें हथियार चलाने का प्रशिक्षण दिया जाता था। इसके लिए ट्रेनर्स दूसरे राज्यों से बुलाए जाते थे। इन ट्रेनिंग सेंटर्स में 12,000 से ज्यादा युवा प्रशिक्षित किए जा चुके हैं। ऐसा ही एक ट्रेनिंग सेंटर दानापुर रेलवे स्टेशन के पास भी मिला। यहाँ 6 और 7 जुलाई को ट्रेनिंग कैंप भी लगा था। इसमें दूसरे राज्यों से ट्रेनर आए थे। इसकी पड़ताल करने के लिए एबीपी न्यूज उस जगह पर बकायदा पहुंचा भी। जो फुलवारी शरीफ से टेरर मॉड्यूल का खुलासा हुआ है उसमें जांच में सामने आया था कि अलग अलग ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये जो यहाँ पे मदरसा भी है और मस्जिद भी, यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पढ़ने के लिए भी आते हैं और यहाँ के इनको जो पढ़ाते हैं वो भी हमारे साथ हैं। देखिए इसी के बारे में जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती थी। बाहर से 12 ट्रेनर आए थे, उसका एक ग्रुप यहीं पे रुका था और दूसरे राज्यों से ट्रेनर के साथ साथ बच्चे भी आते थे जो यहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे। मिशन 2047 के तहत यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना है। अब तक की जांच में पता चला है कि बिहार में ऐसी 13 ब्रेन वॉश फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। पुलिस अब इन सभी की परतों को खोलने में जुट गई है। जो भी अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ चल रही है। पूछताछ अपने अंतिम चरण में है और हम लोगों को इनके द्वारा जो कुछ बताया गया है वो पहले इन्होंने जो बताया था उसको और विस्तार से बताया है। उसके आगे हम लोग को डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस मिले हैं, फाइनेंशियल ट्रेल्स मिले हैं। इस टेरर मॉड्यूल से जुड़े लोगों की लगातार गिरफ्तारी हो रही है। यूपी एटीएस ने इस केस में फरार नूरुद्दीन को भी गिरफ्तार करके बिहार पुलिस को सौंप दिया है। इससे पहले अहमद दानिश भी गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सनाउल्लाह नाम का आरोपी अभी भी फरार है।
ये सब आरोप बेबुनियाद है, गलत है। ऐसा कोई एक्टिविटी हम लोग नहीं उसके अंदर आज तक देखे कि मतलब देश विरोधी हो, बल्कि जो भी काम इन लोगों का होता है संविधान के दायरे में रहते होता है। हत्या के जो भी प्रोग्राम होता है तो उसमें जो प्रशासनिक जो संस्था है उन सबको इंफॉर्मेशन देते हुए किया जाता है। जांच में पाया गया है कि दानिश इस टेरर मॉड्यूल का बेहद एक्टिव मेंबर है और उसके सीधे तार पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों से हैं और यहीं से विदेशों में पीएफआई की कड़ियां जुड़ती है। दरअसल पुलिस की गिरफ्त में आए दानिश के तार पाकिस्तान से सीधे जुड़े हैं और यहीं से पीएफआई के इंटरनेशनल रैकेट की कड़ियां जुड़ी। आप समझिए क्यों ऐसा कहा जा रहा है। पुलिस की गिरफ्त में आए दानिश के परिवार के कुछ सदस्य कराची में रहते हैं। इन रिश्तेदारों के जरिए उसका संपर्क कराची के फैजान नाम के एक शख्स से हुआ जो उस व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन भी है जिसमें डायरेक्ट जिहाद की साजिश रची जा रही थी। माना यह जा रहा है कि फैजान ही दानिश का हैंडलर है। दानिश और फैजान एक दूसरे से सोशल मीडिया के जरिए जुड़े हुए थे। इनके जरिए दानिश का कनेक्शन पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीक-ए-लब्बैक से जुड़ता है। तहरीक-ए-लब्बैक ऐसा संगठन है जिसके तार दुनिया भर में कट्टरपंथी इस्लामिक संगठनों से है और यही तार पीएफआई का कनेक्शन तुर्की, यमन और बांग्लादेश तक पहुंचाता है। अब उस गुप्त दस्तावेज को भी आपको दिखाती हूं जो बिहार में पीएफआई के टेरर मॉड्यूल से बरामद हुआ है। एक झलक देखिए आप। इसमें तुर्की का नाम है। भारत के खिलाफ किसी साजिश में पाकिस्तान और तुर्की का नाम आना खतरनाक हो जाता है। आखिर क्यों, ये हमारी इस रिपोर्ट से आप समझिए। दरअसल इस्लाम के नाम पर तुर्की और पाकिस्तान की नई नई दोस्ती परवान चढ़ी हुई है। ये अंदाजा पाकिस्तान के पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान और ताजा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के तुर्की दौरे से भी लगाया जा सकता है। पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठनों के तार भी तुर्की से सीधे जुड़े हुए हैं। इसीलिए सवाल है कि क्या पीएफआई को तुर्की के कट्टरपंथी संगठन मदद दे रहे हैं? क्या तुर्की से मदद वाया पाकिस्तान आ रही है? क्या पाकिस्तान और तुर्की के संगठन भारत विरोधी साजिश में पार्टनर्स हैं? क्या आईएसआई इंडियन मुजाहिदीन की तरह पीएफआई को बना रही है? सवाल और भी हैं, लेकिन पीएफआई के तार जिन इस्लामिक देशों से जुड़े हैं, एक बार फिर उन पर नजर डालिए। इसमें पहला नाम है तुर्की का, जो अपनी नीतियों की वजह से कट्टरपंथ की ओर तेजी से बढ़ता जा रहा है। दूसरा नाम यमन है, जो कई बरसों से सिविल वॉर में फंसा हुआ है। और तीसरा है आतंक का गढ़ पाकिस्तान। चौथा कट्टरपंथियों का गढ़ बांग्लादेश। इन 4 देशों से पीएफआई का तार जुड़ना और पीएफआई की बुकलेट पर एक्सटर्नल हेल्प का जिक्र होना भारत के लिए एक बड़े खतरे की आहट जरूर है। जो टर्की के द्वारा पीएफआई को यदि इस तरह की मदद दी जा रही है तो ये निस्संदेह भारत की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती प्रस्तुत करता है और भारत की सरकार को, भारत की सुरक्षा एजेंसीज को इस पूरे मामले को और अधिक गहरे तरीके से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ताकि टर्की जैसे राष्ट्र जो कि अब कट्टरवादी रास्ते पर बढ़ चुका है और टर्की में लगातार रेडिकलाइजेशन, इस्लामाइजेशन बढ़ रहा है, वो भारत के विरुद्ध कोई बड़ी साजिश न रच पाए। पीएफआई का प्लान गजवा हिंद इसीलिए खतरनाक है क्योंकि गजवा का मतलब ही है जंग छेड़ना और पीएफआई के प्लान गजवा में दुनिया की वो ताकतें जुड़ती दिख रही है जो आतंक और कट्टरपंथ की पैरोकार है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।